Hello students. So today in our class we will be doing the lesson शब्द और वर्तनी। आज की कक्षा में हम करेंगे हमारा पाठ शब्द और वर्तनी। इस पाठ में हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द होने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक सही शब्द के लिए, ठीक है। साथ ही शब्दों के कितने भेद होते हैं और वर्तनी किसे कहते हैं और एक शुद्ध वर्तनी के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जब हम शब्द कहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि शब्द जो है वर्णों के आपस के मिलने से ही होता है, लेकिन केवल वर्णों के मिलने से ही शब्द नहीं बनते। इसीलिए शब्द बनने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? शब्द बनने के लिए वर्णों का सार्थक होना ज़रूरी है। वर्णों की जो व्यवस्था है इस तरह से होनी चाहिए कि उससे कोई अर्थ निकले, तभी वो शब्द कहला सकते हैं। तो देखिए, शब्द होने के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यकता है। पहला है, शब्द के लिए एक निश्चित क्रम की आवश्यकता है। निश्चित यानी कि फिक्स्ड, क्रम यानी कि ऑर्डर, उसको अरेंज करना, ठीक है। उसकी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक है। फिर शब्द को अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। अगर किसी शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, अगर किसी वर्णों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो फिर शब्द नहीं कहला सकता। जैसे म क श ल, क्या ये शब्द है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हम इसको सही क्रम में सजा देते हैं, यानी कि श ल ग म, जी हाँ, तो अब ये बना है शलगम, ठीक है। ठीक उसी तरह हम और भी सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे म क ल, क्या ये शब्द है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। लेकिन जब हम क म ल कमल लेते हैं या क ल म कलम कहते हैं तो जी हाँ, उससे अर्थ ज़रूर निकलता है, ठीक है। तो शब्द के लिए क्या होना ज़रूरी है? एक तो उसका निश्चित क्रम और दूसरा शब्दों को अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। आगे देखते हैं शब्द के भेद। बच्चों, शब्द के अलग अलग आधारों पर भेद बताए गए हैं। आपकी कक्षा के लिए, छठी कक्षा के लिए 2 आधार बताए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहले हम जानेंगे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति माने पैदा, ठीक है, उसकी जो पैदाइश होती है, जहाँ से वो पैदा हुआ है, ठीक है, जन्म लिया है, तो उसके आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं, ठीक है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनमें फिर कोई बदलाव नहीं होता। जबकि तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द को हम हिंदी में परिवर्तित, यानी कि संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी में बदल करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देशज शब्द। देशज क्या है? देशज यानी कि अर्थ है देश में पैदा हुआ। ऐसा शब्द जो केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित हो या एक भाषा तक ही सीमित हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। इसके ऊपर अन्य किसी भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी, इसमें जैसे विदेशी का अर्थ होता है फॉरेन, है ना, तो विदेशी ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि इसमें दूसरी भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों, आइए जानते हैं इन सभी चारों भेदों के, चारों शब्द के प्रकार के शब्दों के हम उदाहरण जानेंगे और इनको अच्छी तरह से सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, तत्सम शब्द मैंने क्या कहा था कि संस्कृत से लिए गए शब्द जब हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अग्नि, भूमि, नारी, बालक, विद्या, स्त्री,
और भी कई सारे उदाहरण हैं, है ना। अब देखिए तद्भव क्या है, संस्कृत से लिए गए शब्द हैं लेकिन इन्हें हिंदी में बदल दिया गया है। जैसे दूध जो है वो दुग्ध, जो कि एक दुग्ध जो है संस्कृत शब्द है उससे लिया गया है, दूध बन गया है, ये हिंदी में परिवर्तन क्या हो गया है इसका, दूध। हस्त जो कि एक संस्कृत शब्द है, इसका परिवर्तित रूप जो हिंदी में है वो क्या है, हाथ। नृत्य, नृत्य क्या है, ये एक संस्कृत शब्द है, इसको हम हिंदी में कहते हैं नाच। फिर देखिए देशित शब्द, इसमें ना ही किसी संस्कृत से शब्द लिए जाते, ना ही किसी अन्य विदेशी भाषा से कोई भी शब्द इसमें लिए गए। इसमें केवल प्रांतीय बोली या प्रांतीय भाषा को अपनाया गया। प्रांतीय का मतलब होता है स्टेट, किसी स्टेट या कोई भी क्षेत्र, ठीक है, वहाँ से जब हम शब्द लेते हैं, ठीक है, तो उसी को ही क्या कहते हैं, देशिज शब्द कहते हैं। देशिज शब्द को देशी शब्द भी कहा जाता है बच्चों। जैसे कि रोटी, बेटा, पगड़ी, जूता, घोटाला, इसका एक विशेष या खास अर्थ ही है, ठीक है। अब जब हम कहेंगे रोटी, रोटी का और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता, हम रोटी का अर्थ वही समझेंगे कि खाने वाली रोटी, है ना। अब देखिए विदेशी शब्द, अब ये विदेशी शब्द कौन कौन सी भाषाओं से शब्द आए हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं यहाँ पे, जैसे फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, तुर्की, चीनी, है ना, वैसे ही पुर्तगाली भी है, ठीक है। इन सारी भाषाओं का या जापानी के भी कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ज़मीन, ज़मीन जो शब्द है बच्चों, ये एक विदेशी शब्द है जिसका हम ज़ोर शोर से हिंदी में प्रयोग करते हैं। ईमानदार, चाय, स्कूल, लाश, ये सभी शब्द क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, अभी जो दूसरा आधार है, अभी तक हमने जाना था उत्पत्ति के आधार पर, अब जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों की भेद। रचना के आधार पर शब्द है, शब्दों की जो भेद है वो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे एक ही अर्थ निकलता है और वो अर्थ काफ़ी प्रसिद्ध होता है, ठीक है। जैसे कि दूध, पत्ता, आँख, रोटी, ठीक है। अब देखिए रूढ़ मतलब क्या होता है, रूढ़ मतलब रिजिड, फिक्स्ड, है ना। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हेर फेर या बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका एक विशेष अर्थ ही निकलता है, एक ही पर्टिकुलर, है ना, एक ही हम कहें तो स्थायी अर्थ निकलेगा और जो कि काफ़ी प्रसिद्ध होता है। फिर देखिए यौगिक शब्द, यौगिक जो है ये बना है कि दो शब्दों के मेल से या जोग से जो शब्द बनते हैं। इसमें देखिए बच्चों उपसर्ग भी लग सकते हैं या प्रत्यय भी लग सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं बच्चों, जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, देखिए पाठ एक शब्द है और शाला एक शब्द है, दोनों का जुड़ाव जब होता है, जोड़ने से क्या बनता है शब्द, पाठशाला। फिर देखिए स्नान घर, स्नान और घर, स्नान मतलब नहाना और घर तो पता ही है आपको, दोनों की जोड़ से क्या बना, स्नान घर। फिर अन्याय, इसमें देखिए अ जो है वो क्या है, उपसर्ग है, अ का अर्थ यहाँ पे होता है बिना, बिना किसी न्याय के, वो हो गया है अन्याय, ठीक है बच्चों। फिर देखिए योग रूढ़ शब्द, अभी दो शब्दों के मेल से और जो अन्य अर्थ का बोध करवाए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, देखिए यौगिक और रूढ़ शब्द, इन दोनों का ही मिश्रण है। देखिए बच्चों इसमें क्या है, दो शब्दों के मेल से बना तो यौगिक से आ गया कि नहीं, ठीक है। फिर आ गया रूढ़, यानी कि एक खास अर्थ की ओर ये संकेत करता है। जैसे लंबोदर, इसमें है लंबो प्लस दर, ठीक है। लेकिन अभी देखिए लंबा प्लस उदर, उदर मतलब पेट होता है, ठीक है, जो जिसका पेट लंबा हो वो कौन है, गणेश जी हो, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो बहुत ही विशेष होता है। दशानन यानी कि 10 सिर वाला, वो कौन हो गया, रावण। हिमालय
जैसे हिम प्लस आल है, अब ये क्या है, एक पर्वत का नाम है ना। अब देखिए बच्चों, हमने शब्दों के भेद तो जान लिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। अब जानेंगे वर्तनी, जो कि किसी भी भाषा को लिखने और उसको शुद्ध रूप से समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, वर्तनी का अर्थ होता है स्पेलिंग्स, ठीक है। वर्तनी, अब ये क्या है, ये शब्दों में प्रयुक्त होने वाले वर्णों का सही क्रम, ठीक है। जब हम इसको सही क्रम में लिखते हैं तभी ये वर्तनी सही होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था शलगम का, याद है आप लोगों को। अब देखिए, शलगम में मैंने म ग ल श दे दिया। अब इसमें तो वर्णों को मैंने क्या सही क्रम में डाला था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो शब्द कैसे बनेगा, है ना। सही क्रम क्या है, श ल ग म, ठीक है। तो एक शुद्ध वर्तनी के लिए मुझे क्या आवश्यकता होगी? एक शुद्ध वर्तनी के लिए मुझे उस शब्द के उच्चारण पर बहुत ही ध्यान देना होगा। देखिए बच्चों, जब हम उच्चारण गलत करेंगे तो हमारे जो वर्तनी है वो भी गलत हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है चाय को साय। अब बताइए, वो चाय च कैसे लिखेगा? वो तो नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा? स में आके मात्रा सा या साय। देखिए, ये तो गलत हो गया, है ना। तो साय नहीं होती। कुछ को कोई लोग कहते हैं कुस। अभी कुस कैसे हो गया? वो तो गलत है। क्या होगा? कु छ, है ना। यानी कि उच्चारण का बहुत ही महत्व है शुद्ध वर्तनी के लिए। फिर देखिए, सही अर्थ की आवश्यकता। अभी एक वाक्य में आपको ऐसा शब्द लेना है जो कि आप जो बात कहना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से स्पष्ट करने में सहायक हो, मददगार हो। अभी हमने अगर शब्द लिया है पुल, प में छोटा ऊ की मात्रा पू ला पुल, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया प में बड़ा ऊ की मात्रा पू ला पुल। अभी बताइए कैसे ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हमें उसके अर्थ की पहचान होनी ज़रूरी है, ठीक है। जब हम शब्द के अर्थ जानेंगे तो हम उसकी वर्तनी पर और उसकी लिखावट पर ज़रूर ध्यान देंगे। मात्रा का सही ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। अगर मैं कहूँ मोहन लेकिन मैंने लिखा मेहन, म में एक ही मात्रा में, ह न मेहन, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों के उच्चारण में ए और ओ में बहुत ही फ़र्क होता है बच्चों। इसलिए मात्रा का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और इन सभी बातों के साथ साथ बच्चों, आप लोगों को निरंतर अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी वर्तनी को अच्छी तरह से लिखने के लिए पहले उस शब्द को जानिए, उसके उच्चारण को सीखिए, उसके अर्थ को समझिए और फिर उसकी लिखावट पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि इसमें किस मात्रा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसमें कई सारी बातों का ख्याल रखेंगे। एक शुद्ध वर्तनी के लिए आपको ड़, अढ़ इनका भी जो ध्यान है वो बहुत रखना चाहिए। अड़ और अढ़ में बहुत फ़र्क है, वैसे ही ढ और अढ़ में बहुत फ़र्क है ना। और र के जो रूप है उनको समझना ज़रूरी है, साथ ही अनुस्वार और अनुनासिक को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इन सभी को समझने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।